नमस्कार आप सभी को। और मैं अभी आपका पेपर सॉल्व करवा रहा था बोर्ड पे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण से वो बीच में ही रह गया था। तो कुछ प्रश्न हमारे बचे हुए थे, उन्हीं को मैं अभी स्क्रीन शॉट के माध्यम से आप लोगों के बीच में सॉल्व करवा रहा हूँ। और अभी आपका 2 दिन के बाद यानी कल का दिन आपका बीच में शेष है, परसों आपका स्टेट का पेपर है। तो आप ये पेपर ज़रूर एक बार सॉल्व करके जाएं, बहुत मदद मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए, हम पहला जो सवाल था आपका उसको मैं सोल्व कर चुका था। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें ल प्रत्यय नहीं है। मैंने एक बार आप लोगों को बताया कि आपने ये लगाना है कि जैसे आपने एक शब्द लिख दिया रोम, रोम। अब रोम के साथ अगर आपने ल लगा दिया तो इसका मतलब रोम युक्त चीज़ें हो गई। अगर आप पहले वाले मतलब यहाँ पर एक शब्द आपने लिखा अचल, तो अगर यहाँ पर अच के साथ ले, अच वाली चीज़ें नहीं। आपने सार्थकता को देखना है कि ये चल जो शब्द है इसके साथ अ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये सार्थकता को आप ध्यान में रख करके जब भी कोई सवाल करते हैं तो भाई आप सही उत्तर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं दोबारा से इसको ठीक कर रहा हूँ कि यहाँ पर ल प्रत्यय किस में नहीं है। जो मूल शब्द है आपका वो है तल, देखिए पहले वाले में, और इसके साथ पहले नंबर पे आपका भू उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब भू का तल। एक प्रकार से ये शब्द ऐसे बनना चाहिए। तो इसमें ल प्रत्यय नहीं है भाई, तो इसका मतलब सही जवाब तो हो गया आपका यही। दूसरा जो है आपका ऊर्मी, दूसरा जो है ऊर्मी जिसको आप लहरें कहता है, तो यानी ऊर्मी के साथ ल प्रत्यय लगा करके आपने उर्मिल बना दिया। तीसरा रोम के साथ ल प्रत्यय लगा करके आपने रोमल जो है वो बना दिया। तीसरा मंजू के साथ ल प्रत्यय, मंजू का मतलब ऐसे तो सुंदर होता है, मंजुल जो है वो सुंदर के लिए प्रयोग होता है, मंजुला सुंदरी के लिए प्रयोग होता है। तो मंजू जो शब्द है वो शीतल जो चीज़ होती हैं, ठंडी जो चीज़ें होती हैं, शीतलता लिए वो होता है, तो मंजुल शीतल के लिए भी प्रयोग होता है। तो शीत और लय प्रत्यय लगा करके आप इसको शीतल कह सकते हैं। तो ऐसे में आपका जो सही जवाब है भाइयों वो आपका भूतल बनेगा। चलिए हम दूसरे की बजाय अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा है जिसमें एक प्रत्यय है। किस शब्द में एक प्रत्यय है? एक बार आप देखेंगे, आजा बैठ जा। किस शब्द में एक प्रत्यय है? इसमें जो पहला शब्द है आपका, उसमें अगर आप अलग अलग करें, ये शब्द है आपका अभी, देखिए अभी। और उसके बाद आपका दूसरा जो शब्द है वो है नंदन, ठीक है। और उसके बाद ये ईय प्रत्यय है, ईय, ठीक है। तो इसका मतलब अभी उपसर्ग है, ईय प्रत्यय है, नंदन मूल शब्द है। तो ऐसे में प्रत्यय कितने हुए? अभी तो उपसर्ग है, इसने कहा है कि इसमें एक प्रत्यय है, तो केवल इसी शब्द में एक प्रत्यय है, तो अभिनंदनीय आपका शब्द बन जाएगा। अब आप अगर इसके बाद अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे शब्द को अगर आप देखते हैं, ये जो शब्द है वो है भूत। देखें भूत, जमा में भूत के साथ इक प्रत्यय और उसके बाद ई प्रत्यय, तब आपका भौतिकी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, भूत के साथ इक प्रत्यय है और फिर ई प्रत्यय है, तो दो प्रत्यय इसके अंतर्गत हो गए आपके। भूत के साथ इक प्रत्यय के आने से इसके प्रभाव से जो भूत है वो भौतिक बन जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ करके आप बनाते हैं तो भौतिक, और ई प्रत्यय लगाने से भौतिकी। अगर आप इससे और आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो शब्द है वो शब्द है आपका यंत्र। उसके बाद फिर इक प्रत्यय है, इक के कारण से यहाँ पर जो है यांत्र बन जाएगा, और उसके बाद ई फिर एक प्रत्यय और हो गया। ऐसे ही आपका जो चौथा जो शब्द है उसको भी आप देखें, इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है देखें मनु। उसके बाद आपका हो गया अप्रत्यय, तो मनु और ए जुड़ करके मानव बन गया। और इक एक न्यारा प्रत्यय है इसका,
और उसके बाद एक ई प्रत्यय और हो गया। अब आप देखिए इसमें एक अ प्रत्यय है, एक इक प्रत्यय है, एक ई प्रत्यय है, तो मनु और अ जुड़ करके मानव बनेंगे। इक प्रत्यय जुड़ने से मानविक बन जाएगा, ई प्रत्यय और जुड़ने से फिर मानविकी बनेगा। देखिए कितने प्रत्यय हो गए। तो ये शब्द मानविकी ऐसे नहीं है आपने मान के साथ विकी लगा दिया, ऐसे नहीं चीज़ें आपने जोड़ने की कोशिश करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द था, इसलिए अब आपका सही जवाब क्या होगा, किसमें एक प्रत्यय है। आपका सही जवाब होगा एक प्रत्यय वाला, तो केवल यही है। भौतिकी में भूत जमा इक जमा में ई है, यांत्रिकी में यंत्र जमा में इक जमा में ई है, और मानविकी में मनु जमा अ जमा में इक जमा में ई है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना है। ऐसे ऐसे सवाल कई बार उलझा देते हैं। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे प्रत्यय हैं, ऐसे पूछ लिया जाए। किसमें एक प्रत्यय है, किसमें दो प्रत्यय वाले हैं, जैसे यांत्रिकी और भौतिकी जो दो प्रत्यय वाले थे। तो ये भी आपका ठीक हो गया होगा। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा ये। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। पहला शब्द अगर आप देखें, एक बार मैं इस शब्द को अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला जो शब्द है आपका, देखो ये शब्द है आपका अनु, पहले को अनु, एक, उसके बाद संग, अनु जमा में संग, और उसके बाद आपका इक। ध्यान दें, ये एक ऐसा प्रत्यय है जो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। कहाँ डालेगा, ये यहाँ डालेगा इस पे जा करके, इसलिए इसको आनुषंगिक बना देगा। आनु संग। अब आनुषंग, ये जो है पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई भी ऊ हो या कोई ऐसा उपसर्ग हो, जैसे आपने अभी जमा शेक में अभिषेक कर दिया, सु जमा सुप्त में आपने सुषुप्त बना दिया, यानी कि जो स्लेट वाली शय है, ये वाली शय इस शय में चेंज हो जाती हैं। ऐसा मैंने व्यंजन संधि में आप लोगों को बताया भी है, क्लास में भी आप लोगों को करवाया है। तो ऐसे में क्या है, तो यहाँ पर आनुषंगिक, इसका मतलब इस पहले शब्द के अंदर भई अनु उपसर्ग है। दूसरे शब्द में अनुवंशिक, ये पहला शब्द होगा अनु, उसके बाद होगा वंश, ये हो गया वंश, उसके बाद आपका इक। तो ये इक का प्रभाव यहां पर जा करके, इसलिए आनुवंशिक, ये आनुषंगिक, आनुवंशिक, ये शब्द आपसे शुद्ध में भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब इसमें भी अनु उपसर्ग है। इसमें कहा है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, ये चीज छांटनी है। तीसरा अनुवीक्षण, आपने देखा ये शब्द है अनु, और इसके बाद अनु तो ये है ही, और उसके बाद ये आपका बन जाएगा ईक्षण। ईक्षण का मतलब कोई चीज की देखभाल करना, देखना, अच्छे ढंग से देखना। ईक्षा जो है आपकी परीक्षा जिससे आपका बनता है। अब आप इसको देखिए, अगर आप अनुवीक्षण बनाए, इसका अ हो गया, न आधी रह जाएगी, देखो, क्योंकि ई के आगे ई नहीं है, ऊ के आगे ऊ नहीं है, तो ऊ का बन जाएगा व, और व के साथ ये बड़ी ईस के साथ लग जाएगी और ये अनुवीक्षण बन जाएगा। तो अनुपसर्ग हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें संधि कौन सी हुई, अगर ये बात आपसे पूछी जाती है, अनुवीक्षण में जो संधि हुई वो ऊ का व बनने से यण संधि हुई। और अगला जो है आप अंतिम देखें, यानी इन तीनों में तो था भाई। चौथा शब्द है आपका अनुचित। ये जो शब्द है वो अन, हलंत और उचित शब्द से जुड़ करके बना है। उचित, जो उचित ना हो उसको अनुचित कहते हैं। अन उपसर्ग लगा करके आप इसका विपरीतार्थक बनाते हैं। तो यहाँ पर ये उपसर्ग जो है वो अन है, ना कि अनु। तो आपका सही जवाब नंबर 4 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। 5वां, किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है। पहले में पहला जो शब्द है वो बना है निर, हलंत, जमा में रंध्र, और उत्तर पद में जब भी आपका ये रे आ जाए और ऊपर पहला जो है नीर से बन रहा हो, तो आपका जो ये नी है वो दीर्घीकरण हो जाता है। इसका मतलब बड़ी ई में बदल जाएगा। जैसे आपने नी जमा रोग में निरोग, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। नी जमा रस में या निर जमा रस में नीरस बन जाएगा।
ध्यान देना है आपने कि एक तो आपका किसी शब्द को बनाने के लिए ऐसे बना रखा है और दूसरा आपका उसी शब्द को बनाने के लिए ऐसे बना रखा है, तो आपने निर वाला ठीक करना है क्योंकि ये ओरिजिनल उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, निरंध्र, निर्जमारंध्र, ये तो ठीक है भाई, इसमें तो निर उपसर्ग है, हमने तो छांटना है ना जिसमें नहीं है। तो आप देखिए फिर दूसरा नैरंतर्य, तो इसको आप बनाएंगे निर, देखो निर हलंत, उसके बाद अंतर, ये आपका अंतर, और उसके बाद ये आप बना लीजिएगा। तो इसका मतलब ये रे है, रे के साथ ये आ गई, तो ये निर ऊपर मतलब रे पूरा हो गया, ऊपर बिंदी भी चली गई, त और रे जो है ये आपका जो अंतर जो है ये ऊपर जा करके उसको ये के साथ लग जाएगा, तो इसमें भी निर उपसर्ग था भाई। तीसरा जो शब्द है आपका नैर्मल्य, मतलब ये अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो ये बनेगा आपका निर उपसर्ग है, जमा में मल, इसके साथ दूसरा शब्द है और उसके बाद यह जो शब्द है, यह जो प्रत्यय है ये आगे जुड़ा हुआ है। मुख्य जो शब्द है आपका मल है, निर इसके अंदर उपसर्ग है, ऐसे में निर्मल्य नैर्मल्य बन जाएगा। तो यह के प्रभाव से ये जो है नई दो मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, तो आपका ये भी ठीक है। इसका मतलब इसमें भी निर उपसर्ग था, नर जो मतलब निरंतर्य जो भी आपका शब्द था दूसरा उसमें भी था, और पहला जो है निरंध्र उसमें भी आपका उपसर्ग था। तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, आ गया होगा समझ में, उपरोक्त सभी में निर उपसर्ग है। उसके बाद आप चलिए नंबर 6 के ऊपर, निम्नलिखित में से अगर आप देखें, निम्नलिखित में से किस शब्द में अपत्यवाचक, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, संतानवाचक कौन सा है, मनु की संतान मानव है। अच्छा कौन सा नहीं है, वृषणी कुल में जो पैदा हुआ उसी कुल का जो एक भाग है वार्षण्य, जिसका नाम कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, वृषणी यादव कुल को कहते हैं, तो इसका मतलब इसमें भी अपत्य है। खटिया, अबे खाट का छोटा रूप है, ये तो उन्नतावाचक प्रत्यय है, आ गया होगा समझ में। संदीपनी यानी संदीपन ऋषि के आश्रम में या उन्हीं की संतान या उन्हीं के वहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण जैसे पढ़े थे, तो संदीपनी ध्यान रखना है, संदीपनी जब भी शब्द लिखना आए तो छोटी की मात्रा लगानी है यहाँ पर नी में, ठीक है। तो इसका सही जो जवाब आपका होगा वो होगा खटिया। उसके बाद किस में यह प्रत्यय नहीं है, आप देखें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें एक बार, छठे नंबर का जो सवाल है इसको मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। पहला जो शब्द है क, ये जो शब्द बना है अत्रि, एक ऋषि का नाम था, ये अत्रि जो शब्द है ये अत्रि हो गया। इसके बाद आपने इसके साथ ए प्रत्यय है भाई, इसको ठीक कर लें एक बार। तो अत्रि के साथ ए प्रत्यय है, यह नहीं है, ध्यान दें इसको, दोबारा से चेक करें इसको, अत्रि एय आत्रेय। और दूसरा जो शब्द है वो अदिति शब्द है, अदिति, अदिति जो हमारे सूर्य भगवान हैं उनकी मदर, उनकी माता को कहा जाता है आमतौर पे हमारे पौराणिक ग्रंथों में। तो इसका मतलब अदिति के साथ यह प्रत्यय आपने लगाया, आदित्य बन गया। उसके बाद महात्मा एक शब्द है, महात्मा, महात्मा ये तय आधी आएगी और महात्मा, और उसके साथ यह प्रत्यय है, और इस यह प्रत्यय के साथ ध्यान दें ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शुद्ध शुद्ध में आने वाला शब्द है, और ये आएगा भी इस बार, ये महात्म्य बनेगा, मतलब ये यह के प्रभाव से माँ बन जाएगा इसमें। और अंतिम जो शब्द है वो शब्द आपका प्राची, ये बड़ी की मात्रा प्राची, और इसके साथ यह प्रत्यय जब भी आप लगाओगे तो इसके प्रभाव से ये प्राच्य बन जाएगा। इसका मतलब अत्रि के साथ ए है, इसमें भी यह प्रत्यय था, इसमें भी यह प्रत्यय था, इसमें भी यह प्रत्यय है, ऐसे में आपका सही जो जवाब होगा वो होगा आत्रेय, पहला जो उत्तर है, ठीक है। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां जो सवाल है आपका, उसमें पूछा है किस में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, प्रत्यय जिसमें नहीं है। पहला ही शब्द है भाई, विवाद में अगर आप देखेंगे तो वी और वाद इससे जुड़ करके बना है, इसके अंतर्गत तो उपसर्ग है, प्रत्यय कहाँ है। चलन में आपका चल शब्द के साथ नए प्रत्यय हो गया, ये लेखक में अक प्रत्यय हो गया,
लेखक में अगर आप देखेंगे तो अक प्रत्यय हो जाएगा। बिटिया में बेटा जो शब्द है आपका बेटा, इसके साथ ईया प्रत्यय लगा दिया और ये बन जाएगा बिटिया। तो इसके अंतर्गत अगर ये पूछा जाए, ये आपका ऊनतावाचक प्रत्यय बनेगा भाई, बेटा का बिटिया जो छोटा रूप है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा ध्यान दे करके देखें। तो इसमें पूछा था कि इसमें प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, और प्रत्यय रहित शब्द पहला ही है विवाद। जी हाँ, विवाद में उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में, 8वां, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? अरे बेरहम में तो केवल बे उपसर्ग है, रहम आपका मूल शब्द हो गया। बिकाऊ में बिकना के साथ आऊ प्रत्यय है, आऊ। तो जब बिकाऊ में आऊ प्रत्यय है और जब ये आऊ आपका प्रत्यय हो गया तो यहां पर बिकना क्रिया होगी, तो फिर उपसर्ग कहाँ हुआ? हमने तो उपसर्ग भी देखना है। लाजवाब में ला उपसर्ग है आपका अरबी फारसी का, और जवाब मूल शब्द है। अकथनीय में ये देखो अ उपसर्ग, कथन, और उसके बाद ई ये प्रत्यय है। चिनो आ जा बेटा, सो जा तू, जा। तो उसके बाद ये क्या था? अकथन ई है, तो यहां पर क्या है? अ उपसर्ग है, ई प्रत्यय है, कथन मूल शब्द है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आपका ये जवाब सही है। उसके बाद आप आइए नंबर 9 पे। 9वां जो शब्द है, इनमें से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो कृत प्रत्यय का प्रयोग इसमें देखो, कृत का मतलब जो क्रिया से बना है। पत्थर, इसके अंदर तो जो पहला शब्द है आपका पत्थर, ये तो संज्ञा शब्द है, इसलिए ये कृत में तो क्रिया बनती है, समझाना। यस, ये आपका सही बन जाएगा। ललाई जो है वो लालिमा को लिए हुए शब्द होता है, इसका मतलब ये विशेषण से बना शब्द है। हम से आरा प्रत्यय लगा करके हम जो है वो हम, आप सभी को पता है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम से बना है आपका। तो आपका सही जवाब आपका ख हो गया, ये तो आई गया आपकी समझ में। उसके बाद हम नंबर 10वें पे जाते हैं। पहला जो शब्द ऑप्शन है, निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ है? तद्धित का मतलब जो संज्ञा शब्द से जुड़ा हुआ है। घर के साथ एलू प्रत्यय लगा करके आपने बनाया, तो घर जो है वो आप सभी को पता है संज्ञा शब्द है, तो ऐसे में इसी शब्द के अंतर्गत आपका तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलाऊ में चलना के साथ आऊ प्रत्यय लगा दिया, तो इसका मतलब चलना क्रिया है, ये तो कृत प्रत्यय हो गया। झिड़की यानी झिड़कना से आपने झिड़की बना दिया, और चबैनी चबाना के साथ आपका ये बन गया। तो ऐसे में आपका जो सही जवाब है वो नंबर 1 हो गया। अगला, किसमें नी उपसर्ग नहीं है? देखिए, अगर हम देखते हैं नंबर 11 पे, ध्यान दें, नी उपसर्ग, ये तो पहला जो शब्द है वो नी, और जमा में ऊन, ऊन बडाऊ, न्यून बन जाएगा, और इसमें यण संधि हो जाएगी, नया आदि रह जाएगी, ई का यह बन जाएगा, ऊ की मात्रा उसके साथ लग जाएगी। निपूता, इसका मतलब इसमें तो नी उपसर्ग है ही, पूता, पूत के साथ आ प्रत्यय और लगा करके। निकाह, ये मूल शब्द भाई अरबी फारसी का है, इसलिए यही आपका है, इसमें नी उपसर्ग नहीं है। कभी ये सोचो कि नी और काह, उनके तो उपसर्ग ऐसे होते ही नहीं है अरबी फारसी के, उनके तो उपसर्ग ऐसे होते हैं, कहीं बिला लगा दिया, कहाँ बिन लगा दिया, इस प्रकार के शब्द हैं। निदाघ, निदाघ जो शब्द होता है उसका मतलब धूप होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी के लिए निदाघ शब्द होता है। तो ऐसे में नी और दाघ ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय का जोड़ा है। आपका सही जवाब निकाह आपको मिल ही गया है, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन निकाह, ये आपका सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से अति उपसर्ग किसमें नहीं है? पहले में दीर्घ संधि होगी, देखो ध्यान दें, ये अति था और उसके बाद ये मैं जमा का निशान लगा दिया, इंद्रिय, जैसा भी मेरे से लिखा जा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो अतीन्द्रिय। इसका मतलब देखो, इसके पूर्व पद के अंतिम वर्ण में ई थी और इधर भी ई थी, ये दोनों जुड़ करके अतीन्द्रिय बड़ी ई बन गई, तो ये दीर्घ संधि होगी। ठीक है, इसमें तो अति उपसर्ग हो गया। अति जमा उक्ति से यण संधि बन गई, इसका मतलब इसमें भी आपका अति उपसर्ग हो गया। अति आवश्यक
तो यहाँ पर भी अति उपसर्ग है। लेकिन जो आपका इसमें से जो चौथा ऑप्शन है भाई, ध्यान दें, ये अ और तिक्त से जुड़ करके बना है। अगर आप लोगों को तिक्त का अर्थ का नहीं पता है तो जो कड़वा कसैला होता है ना, कोई चीज़ तीखापन जिसमें होता है उसको तिक्त कहते हैं। जैसे मान लिया आप किसी जंगल में चले जाओ, या आंवला का जो फल भी अगर आप खाओगे ना, वो थोड़ा तीखा नहीं होता जब आप करते हैं तो थोड़ा सा, तो उसको तिक्त कहते हैं। और जो चीज़ इस तरह की तीखी ना हो, अतिक्त, तो उसको हम कहते हैं अतिक्त। मतलब तो यहाँ पर अ उपसर्ग है भाई, अति उपसर्ग पहले 3 वालों में है, इसमें अ है। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा नंबर 4। चलिए हम नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में है किसमें अनु उपसर्ग नहीं है। देखो ऊ का क्या बनेगा, अनु उपसर्ग किसमें नहीं है, तो मूल शब्द पहले में जय है। ध्यान दें, पहले में जय है, इसके साथ अनु उपसर्ग लगा दिया, और अनु के साथ जय लगा करके, अनु का मतलब पीछे, जय का मतलब जन्म लेना, जो बाद में जन्म लेता है उसको अनुज कहते हैं। मेरा छोटा भाई मेरा अनुज है, मेरी छोटी बहन मेरी अनुजा है। तो ऐसे में आपका इसमें तो अनु उपसर्ग है। दूसरा अनुदान, इसमें भी है। अनु आय, अन्वय जो है, देखते हैं एक मिनट, अनु और आय, यस, इसमें भी है, और इसमें यण संधि होकर के अन्वय बन गया। अनुप्रास, इसमें आपका पहला जो शब्द है अनु, फिर दूसरा उपसर्ग है प्र, और आस आपका मूल शब्द है। ऐसे में आपका अनु इसमें भी है, अनु इसमें भी, अनु इसमें भी, चारों में है भाई। इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें सवाल बनाने में गड़बड़ हो रही है। तो उसके बाद नंबर 14 के ऊपर हम बढ़ते हैं। चलिए प्रति उपसर्ग, यहाँ ई का यह बनेगा। अब देखते हैं कहाँ पर नहीं बना है, प्रतीक्षण। हाँ, ये बड़ा अच्छा शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग है पहले में, और तीक्ष्ण शब्द है भाई। तीक्ष्ण का मतलब पैना, कोई भी चीज़ आगे से नुकीली हो ना, उसको तीक्ष्ण कहते हैं। तीखा, तीखा जो कोर लिए हुए हो, जैसे हम खेतों के बहुत सारे औजार हैं जो आगे से बहुत तीखे होते हैं, तो उसको हम पर तीक्ष्ण, मतलब और ज़्यादा तीक्ष्ण। तो इसका मतलब पर तीक्ष्ण में, तीक्ष्ण मुख्य शब्द है, इसमें पर उपसर्ग है, प्रति थोड़ा इसमें दिखाई देने में प्रति है। प्रतीक्षा में प्रति जमा ईक्षा, ईक्षा में आपने जब भी ईक्षण या ईक्षण लिखना हो तो आप ई बड़ी लिखोगे, ये ध्यान रखना आपने। प्रति इच्छा, प्रति छोटी की मात्रा है प्रति में, ये आपका प्रति, और इच्छा इधर की ई और इधर की बड़ी ई, दोनों जुड़ करके आप सभी को पता है बड़ी ई बना देंगे। और प्रत्यूष, इसमें भी प्रति उपसर्ग है, ऊष, ऊष का मतलब सुबह को कहते हैं, पर तो प्रत्यूष बन जाएगा। प्रत्यर्पण, प्रति जमा अर्पण से भी प्रत्यर्पण बन जाएगा। तो इसमें सही जवाब कौन सा हुआ, पहला। क्यों, क्योंकि प्रतीक्षण इसमें आपका प्र उपसर्ग है, और तीक्ष्ण शब्द है, तीक्ष्ण का मतलब तीखा होता है। तो ऐसे में आपका पहला जवाब सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें अप उपसर्ग है, अप है पहले में, तो अप के साथ च प्रत्यय ना। इसका जो पहला शब्द है वो है, मूल शब्द तो है पच, पच, कोई चीज पच जाती है आपको, तो इसका मतलब ये अपच है, अ उपसर्ग है, हमने तो अप छांटना है, ये इसका प नहीं है। दूसरा जो शब्द है इसी के अंतर्गत, अगर मैं 15वें सवाल को थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं, तो अपच में आपराधिक शब्द है। देखो इक प्रत्यय हमेशा पहले वाले के ऊपर प्रभाव डालता है। एक बार देख लेते हैं हम आपराधिक में, एक बार मैं इसको बता देता हूं। पहला तो अ जमा में पच है, हो गया क्लियर। दूसरे नंबर पे आपका अप उपसर्ग है इसमें, अप, और राध का मतलब कार्य, माड़ा काम, बुरा कार्य, और इक प्रत्यय और है। ये इक अपने प्रभाव को दिखाएगा, इसको आप बना देगा, आपराधिक। दिखाई देने में अप नहीं है, लेकिन ये वास्तव में अप उपसर्ग इसमें है। अप्रत्याशित, इसमें अ उपसर्ग है भाई। अपतित, इसमें भी अ उपसर्ग है। अपच, इसमें भी अ उपसर्ग है। केवल आपका आपराधिक में अ की जगह अप उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं नंबर 16 में। शब्द और प्रत्यय का कौन सा विग्रह गलत है। स्वास्थ्य, स्वस्थ जमा य से स्वास्थ्य बनता है, सही है। सिंधु जमा ए से सैंधव बनता है, ये भी सही है।
पृथा जमा ऐसे पार्थ बनता है, कृष्ण का नाम, सॉरी अर्जुन का नाम है। और कोंते, कोंत जमा ए से कोंते नहीं बनता, बल्कि कुंती के साथ जब आपका ए प्रत्यय लगता है कुंते बनेगा आपका, इस तरीके से आपका ये शब्द बनता है तो कुंती। तो इसका मतलब यहाँ कोंत नहीं है, कुंती शब्द है, तो यहीं पर आपका गड़बड़ थी। हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द व प्रत्यय सही है? इसमें जुद जमा में आई नहीं, जुदा जो शब्द है वो मूल है, जुदा। आइए देखते हैं, जुदा शब्द है ये। एक बार दोबारा से लिखते हैं हम इसको, ठीक है, चलो समझ लें। दूसरा, बेटा जमा ईया से बिटिया बन गया, इसमें बिट लिख क्या, ये भी गड़बड़ में है। तीसरा, पूजा जमा आरी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। और सूझ जमा आव नहीं है, ये सूझ है, बड़ा ऊ की आएगी इसमें, सूझ ऐसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये मात्रा जो है छोटी की बना रखी है इसने, ये गड़बड़ है। अगला, किस शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय सही है? सप एराजी नहीं, सही शब्द बनेगा आपका एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये सप जमा एरा है, सप जमा एरा, सप जमा एरा नहीं, ये ओरिजिनल शब्द है सांप जमा एरा, तो यही गड़बड़ है आपका। कौन सा प्रत्यय सही है? ये तो सही नहीं है। पिस जमा आई, इसमें भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये जो ओरिजिनल शब्द है वो पीस होगा, पीसना एक क्रिया होती है। अप जमा अंग, तीसरे नंबर पे अगर आप देखें अपंग, ये सही है। अप जमा अपंग भी होता है और अपांग भी होता है, ये भी समझ लें, ये भी गलत नहीं होता। अपांग का मतलब जो आंख की जो कोर होती है उसको हम अपांग कहते हैं, और अपंग आपको पता है जिसका एक अंग कम हो। लोहा जमा आर लुहार, इसमें भी गड़बड़ है। क्या? लोहा जमा आर होना चाहिए था, ये लोहा जमा आर से जुड़ करके लोहार बनेगा, तो ऐसे में आपका लूह जो शब्द है ये गड़बड़ है, इसमें पिश शब्द में गड़बड़ है, यहाँ सांप शब्द में गड़बड़ है, तो इसका मतलब ये अपंग जो है ये आपका सही था। चलिए अगली वीडियो में हम, इतना ही है, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई। 19वें सवाल से लेकर के हम अगली वीडियो में आप लोगों के पास मैं डाल रहा हूँ। एक बार जो भी स्टूडेंट्स इसको वीडियो को बाद में देखेंगे तो उनके पास ये 50 सवाल नहीं होंगे। मैं एक बार इसको पूरा करने से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले सवाल से लेकर के एक बार मैं सारे सवाल आप लोगों के सामने 50 के 50 खोल रहा हूँ, और इन सभी सवालों को कुछ को मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया था। आपके इसमें 3 सवाल आ गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब 4 से लेकर के आपके 4 से लेकर के ये 7 हो गए, इसका ले लें अगर किसी को देखना है, इनका प्रैक्टिस करें आप। उसके बाद 8 से लेकर के आपके 11 तक हो गए। अब मैं 12 से लेकर के चलिए 15 तक ले लिए, 3-3 सवालों के ग्रुप बन जाएगा। अब आपका 20 तक आ गए, 20 के बाद अब अगले में आप ले सकते हैं 25 तक, जी हाँ 25 के बाद ये आपका 26वां है, किसी को देखना है। 1-2 सवाल में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, वो मैंने अपनी वीडियो में ठीक करवा दी है। अब 26, ये आपका 26वां सवाल से लेकर के आपके 30 तक हो गए। 30 के बाद 31 से लेकर के 35 तक आपके ये सारे सवाल हो गए। 35 थोड़ा सा बीच में गया हुआ है, इसको ठीक कर लेना आप। 36वें सवाल से लेकर के 40 तक आपके ये सवाल 40 कंप्लीट, और 40 के बाद ये दूध वाला था 40 में। 41वें सवाल से लेकर के 45 तक कंप्लीट, और ये आपका 46 से लेकर के 50 तक, ये सारे सवालों के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने अगली वीडियो समझना है तो चलिए आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ, आप लोगों के पास ये वीडियो पहुँच गई होगी और मैंने
सभी 50 के 50 प्रश्न हल करवाएं। इनमें से बहुत कुछ मैटर आपको इन परीक्षाओं में, अगली परीक्षाओं में सभी में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।